दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 1857 रिवोल्ट। दोस्तों, हमारे इस लेक्चर को हम 3 वीडियोस में डिवाइड करेंगे और आज के लेक्चर में 1857 के रिवोल्ट के शुरू होने के कारणों को पढ़ेंगे। देखिए, 1757 और 1764 की लड़ाई के बाद जब ब्रिटिशर्स ने पूरे नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया को कैप्चर कर लिया था, दीवानी राइट्स को प्राप्त कर लिया था, तो अब पूरे भारत को मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे 3 प्रेसिडेंसीज में ब्रिटिशर्स ने डिवाइड कर दिया और जो क्षेत्र उनके द्वारा एनेक्स नहीं किए गए थे उनको एनेक्स करने के लिए बहुत सारी राजनीतिक पॉलिसीज़ ब्रिटिशर्स ने बनाई। एडमिनिस्ट्रेशन को ईजी अप करने के लिए जो भी पॉलिसीज़ ब्रिटिशर्स बना रहे थे उसे यहाँ के लोकल रूलर्स, पीजेंट्स, लैंडलॉर्ड्स, छोटे ट्रेडर्स, ये सब इफेक्टेड हो रहे थे। ब्रिटिशर्स अपने आप को सिविलाइज समझते थे, इंडियंस को अनसिविलाइज समझते थे। तो एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे चेंजेस किए गए। लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ को चेंज किया गया। आप इससे पहले के चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं किस तरह से एग्रीकल्चर को प्रॉफिट में तब्दील करने के लिए, रेवेन्यूज़ को बढ़ाने के लिए अलग अलग एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस किया गया। बाकी गवर्नर जनरल्स के द्वारा भी अलग अलग समय पर अलग अलग प्रशासनिक पॉलिसीज़ बनाई गई, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ बनाई गई। अब ये पॉलिसीज़ कहीं ना कहीं भारत के समाज को रिलीजियसली या सोशली या इकोनॉमिकली कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रही थी, अफेक्ट कर रही थी। तो प्लासी की लड़ाई और बक्सर की लड़ाई के बाद धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने पूरे भारत के रिवेन्यू सोर्सेज को कैप्चर करने के लिए जो बदलाव करने शुरू किए, 1857 की क्रांति में इस तरह के बहुत सारे कारणों ने अपना योगदान दिया। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो और हम पढ़ते हैं कि 1857 रिवोल्ट के कारण क्या थे। ये कोई एक दिन में होने वाली घटना नहीं थी। लोगों के मन में जो डिस्कंटेंटमेंट था, ये पिछले 100 सालों के उनके गुस्से का नतीजा था। लोकल रूलर से उनकी अथॉरिटी छीन ली गई थी, उनका ऑनर डिक्लाइन कर दिया गया था, उनका ऑनर उनसे छीन लिया गया था। ज़बरदस्ती छोटे छोटे सभी राज्यों को ब्रिटिश सरकार को एनेक्स कर रही थी, इन क्षेत्रों को कैप्चर कर रही थी। 1856 में जो लास्ट प्रोविंस ब्रिटिशर्स ने अपनी किंगडम में मर्ज किया वो था अवध। हालांकि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में ये कहा गया था कि जिस रूलर का अपना कोई हायर नहीं होगा, अपना कोई खुद का बेटा नहीं होगा, उसके साम्राज्य को ब्रिटिश सरकार उसको एनेक्स कर लेगी। लेकिन अवध के नवाब का तो बेटा भी था। उसके बावजूद मिस गवर्नेंस का आरोप लगा के लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में अवध को कैप्चर कर लिया। अवध के कैप्चर होने के बाद अवध के एरिया में जो रहने वाले लोग थे, जो पीजेंट्स थे, लोकल पीपल थे, उनमें गुस्सा फूट पड़ा। इसके अलावा फोर्सफुली जो इंडिको प्लांटेशन किया करवाया जा रहा था, उससे भी किसान ब्रिटिशर से नाराज थे। तो समाज का हर सेगमेंट, चाहे वो सोल्जर्स हों, चाहे वो लोकल रूलर्स हों, पीजेंट्स हों, आर्टिसंस हों, हैंडीक्राफ्ट का काम करने वाले वर्कर्स हों, स्मॉल ट्रेडर्स हों। देखिए, मिड 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी में ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से भारत का जो व्यापार था वो बुरी तरीके से अफेक्ट हुआ। इससे पहले जो 33% से ज़्यादा व्यापार भारत से होता था, अब वो डिक्लाइन करके सिर्फ 3% रह गया, जिससे बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। और चूंकि ब्रिटिशर्स 1813 के अपनी एक्ट के तहत ब्रिटिश इंग्लिश मिशनरीज़ को भी भारत में इंट्रोड्यूस कर चुके थे और ये मिशनरीज़
पूरे भारत में इंग्लिश लैंग्वेज को स्प्रेड कर रहे थे, क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड कर रहे थे, तो लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी हर्ट हो रहे थे। जो भारतीय सिपाही ब्रिटिश आर्मी में भर्ती किए जाते थे, उनको दूसरे देशों में फ्रंट पर लड़ाई के लिए जब भेजा जाता था तो उनको समुद्री रास्तों से भेजा जाता था, जबकि उस समय भारत में इस तरह की धार्मिक भावनाएं थी कि समुद्र को पार करने से व्यक्तिगत धर्म भ्रष्ट हो जाता है। तो इस तरह की धार्मिक भावनाओं से लोग जुड़े हुए थे, और जब उनको समुद्र पार ऐसे ज़बरदस्ती भेजा गया तो सिपाहियों में नाराज़गी बढ़ गई। तो दोस्तों आइए इन सभी कारणों को हम इन 4 टॉपिक्स के अंदर कवर कर लेते हैं। 1857 10 मई 1857 को जो रिवोल्ट शुरू हुआ मेरठ कैंटोनमेंट एरिया से, इसके कारण हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं, उसके बाद इसको समझने की कोशिश करते हैं। पॉलिटिकल कॉजेज़, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस की गई थी, उसके द्वारा उसने अवध, सतारा, झांसी जैसे क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में ला लिया, जिससे वहाँ के लोकल रूलर्स जो थे उनकी अथॉरिटी, उनका ऑनर उनके हाथ से छीन लिया गया, और उनके दरबार में सब्सिडी अलायंस के तहत रेजिडेंट्स को छोड़ दिया गया और उनकी आर्मीज को डिसबैंड कर दिया गया। इससे हमारे भारत में जो पहले लोकल रूलर्स जो रूल किया करते थे, नवाब जो रूल किया करते थे, और उनके जो डिसेंडेंट्स थे, वो ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट डिसकंटेंट हो गए, एंग्री हो गए। इसके अलावा मुग़ल बादशाह 19वीं सेंचुरी के मिड तक औरंगजेब की मृत्यु के बाद इनकेपेबल रूलर्स होने के कारण मुग़ल एम्पायर सिकुड़ के सिर्फ दिल्ली तक सीमित रह गई। अब मुग़ल बादशाह की ताकत को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए, पावर को, अथॉरिटी को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए अंग्रेज़ों ने बहुत सारे हथकंडे अपनाए। अंग्रेज़ों ने अपने खुद के सिक्के मिंट करने शुरू कर दिए और उसमें से मुग़ल बादशाह का नाम हटा दिया। तो मिंटिंग ऑफ न्यू कॉइन्स एंड रिप्लेसिंग द नेम ऑफ बहादुर शाह जफर द एम्परर ऑफ मुगल्स फ्रॉम द कॉइन्स, दिस वॉज अ पॉलिटिकल एजेंडा विच वॉज यूज्ड बाय ब्रिटिशर्स टू रिड्यूस और डिक्लाइन द अथॉरिटी ऑफ मुग़ल बादशाह इन इंडिया। इसके अलावा 1856 में जब कैनिंग गवर्नर जनरल भारत का बन के आया, तो उन्होंने बहादुर शाह जफर को डिक्लेयर कर दिया कि बहादुर शाह जफर इज़ द लास्ट मुग़ल एम्पायर, और इनके बाद एम्परर, उसके बाद अब नया जो भी मुग़ल बादशाह, मुग़ल जो डिसेंडेंट होगा, वो सिर्फ प्रिंस कहलाएगा और वो बादशाह नहीं कहलाएगा। इस तरह से मुग़ल एम्पायर को भी भारत में ख़त्म करने की कोशिश की गई। बाकी के लोकल रूलर्स भी इनसे नाराज़ थे। तो पॉलिटिकल कॉजेज़ में हम इनको इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक कॉजेज़, ज़मींदारी प्रथा, रायतवारी प्रथा, इस तरह की बहुत सारी एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ बना करके रिवेन्यू कलेक्शन सिस्टम को बहुत रिजिड कर दिया गया, और इस रिजिड पॉलिसी से लोगों में डिसकंटेंटमेंट फैल गया। ये टैक्सेस बहुत हाई हुआ करते थे, जिनको पे करना बड़ा आसान नहीं होता था। जो गुमस्ताज या जो एजेंट्स हुआ करते थे, व्यापारी एजेंट्स जिनको गुमस्ताज कहा जाता था, वो लोकल ट्रेडर्स को लोन देते थे या वो किसानों को लोन देते थे, और वो इतना हाई इंटरेस्ट का लोन होता था कि लोग उस डेट ट्रैप में फंस जाते थे और वो लोन कभी भी वो रीपे नहीं कर पाते थे। उसके बाद उनकी ज़मीन को कैप्चर कर लिया जाता था और उसको ऑक्शनिंग कर दिया जाता था। इस प्रकार पीजेंट्स और लैंडलॉर्ड्स, जमींदार ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट हो गए। जैसा मैंने आपको बताया, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के कारण 18-19 सेंचुरी में हमारे जो व्यापारी थे, जो हमारे इंडिया का ट्रेड था, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला हुआ था, वो 33% से डिक्लाइन कर 3% रह गया। बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। इसके लिए भी लोगों ने ब्रिटिशर्स को ही जिम्मेदार ठहराया। इसके अलावा देखिए, इसके आगे देखते हैं सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज़। देखिए, ब्रिटिशर्स अपने आप को सिविलाइज समझते थे और इंडियंस को अनसिविलाइज समझते थे। तो इस तरह के सिविलाइजेशन वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते थे, वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे, और उनका मानना था कि ब्रिटिशर्स को का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंडियंस को सिविलाइज करे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो इंग्लिश मिशनरीज थे उनको भारत में आकर के क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने की परमिशन दे दी। 1813 में ये कानून बना दिया गया। अब जगह जगह मिशनरीज ने अपने सेंटर खोले और इंग्लिश एजुकेशन को स्प्रेड करना शुरू कर दिया। यही नहीं, ब्रिटिशर्स ने 1856 में एक और कानून बना दिया कि जो व्यक्ति ब्रिटिश कल्चर को फॉलो करेगा, ब्रिटिश लैंग्वेज बोलेगा, उनको गवर्नमेंट जॉब में इम्पोर्टेंस दी जाएगी,
प्रमोशंस दिए जाएंगे और साथ में उनकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी उनमें उनके अधिकार बने रहेंगे। तो इस तरह से ब्रिटिश लैंग्वेज को प्रमोट करने की कोशिश की गई जो लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने लगी। सती प्रथा हमारे कल्चर में शुरू से ही सती प्रैक्टिस चली आ रही है, जिसमें हस्बैंड की डेथ के बाद उसकी फनरल पायरी के ऊपर उसकी वाइफ को साथ में जो है जला दिया करता था या खुद वो जल जाया करती थी। तो इस तरह के बहुत सारे रिलीजियस प्रैक्टिस भारत में फॉलो होते थे। विडोज रीमैरिज नहीं कर सकती थी या चाइल्ड मैरिज जो थी, इन चीज़ों को ब्रिटिशर्स ने बैन कर दिया, जिससे लोगों को लगा कि ब्रिटिशर्स उनके कल्चर, उनके ट्रेडिशंस के साथ में छेड़छाड़ कर रही है और वो हमें रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए मजबूर कर रही है। इससे लोगों के सोशल और रिलीजियस सेंटिमेंट्स जो है हर्ट होने शुरू हो गए। देखिए, जैसे मैंने बताया कि हमारे भारत में समुद्रों को पार करके जाना इन अनरिलीजियस माना जाता था, लेकिन ब्रिटिशर्स हमारे सोल्जर्स को ज़बरदस्ती आर्मी में भर्ती करके उनको दूसरे फ्रंट्स पे भेजने के लिए समुद्री रास्तों का प्रयोग करते थे, जिससे हमारे यहाँ के सिपाही बहुत नाराज़ होते थे। 1824 में ऐसा हुआ, जब बर्मा में समंदर के रास्ते से सिपाहियों को भेजा गया तो सिपाहियों ने रिवोल्ट कर दिया और उन सिपाहियों को ब्रिटिश सरकार ने फांसी पर चढ़ा दिया या जेल में डाल दिया। और फिर एक कानून बना दिया 1850 में कि जो भी व्यक्ति ब्रिटिश आर्मी में एडमिट होगा उसको वो सारे रूल फॉलो करने पड़ेंगे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट कहेगी, यानी उनको समुद्र पार करके जाना ही होगा। इस तरह से सोल्जर्स भी डिसकंटेंटेड रहते थे। बहुत सारे ऐसे रिलीजियस सिंबल्स थे, जैसे सिख एक कम्युनिटी है जो अपने इंडिया में, वो कृपाण रखते हैं, दाढ़ी मूछ रखते हैं, पगड़ी टर्बन पहनते हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इस तरह के किसी भी पहनावे को बैन कर दिया। इस तरह के रिलीजियस सिंबल्स को बैन करने की कोशिश की, जिससे सिख समाज जो था वो डिसकंटेंट हो गया या वो नाराज़ हो गया ब्रिटिश सरकार से। तो ऐसे हर सेगमेंट सोसाइटी का ब्रिटिशर्स को कॉमन रीजन समझने लगा कि ब्रिटिशर्स ही कॉमन रीजन है हम सबकी प्रॉब्लम्स का। अब अगर हम मिलिट्री और इमीडिएट कॉज की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि भारतीय सिपाहियों के साथ में बड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता था। उनकी पे, उनके जो अलाउंसेस होते थे वो ब्रिटिशर्स की तुलना में बहुत कम होते थे। उनको अच्छे वेपन्स, हाई टेक्नोलॉजी वाले वेपन्स भी नहीं दिए जाते थे। यही नहीं, ये जो सोल्जर्स थे, जो इंडियन सोल्जर्स थे, वो कंट्री साइड से बिलोंग करते थे, गांव के एरिया से बिलोंग करते थे। जब उनको पता चलता था कि गांव में इस तरह की सप्रेसिव पॉलिसीज का इस्तेमाल करके उनके पेरेंट्स को, उनके फोर फादर्स को परेशान किया जा रहा है, उनके गार्जियंस को परेशान किया जा रहा है, गांव में पीजेंट जो है वो डिससेटिस्फाइड हैं, फोर्सफुली इंडिगो प्लांटेशन कराया जा रहा है, तो ये वो लोग कौन थे? वो लोग इन सोल्जर्स के ही रिश्तेदार हुआ करते थे। तो वहाँ की न्यूज़ जब उनको मिलती थी तो इससे वो सोल्जर्स आर्मी में जॉब छोड़ करके और गांव में जाने लगे अपने परिवार को संभालने के लिए। लेकिन उनको फोर्सफुली वहीं बॉन्ड किया जाता था, उनको गांव में जाने की परमिशन नहीं दी जाती थी, उनको अपने घर में पत्र लिखने की परमिशन नहीं होती थी। तो इस तरह से ये जो डिस्क्रिमिनेशन भारतीय सोल्जर्स के साथ किया गया, ये सारी बातें इकट्ठी होकर के ट्रिगर कर रही थी सभी सेक्शंस को ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवोल्ट करने की। और बहुत सारे छोटे छोटे रिवोल्ट शुरू से ही होते रहे। कहीं किसानों का विद्रोह होता रहा, कहीं ट्राइबल पीपल ने विरोध किया, फॉरेस्ट के अंदर रहने वाले जो हमारे पास्टलिस्ट लोग जो पीपल थे उनके जब कानून बना के फॉरेस्ट लॉ बना दिया ब्रिटिश सरकार ने कि आप बिना सरकार की परमिशन के फॉरेस्ट में नहीं जा सकते, लकड़ी नहीं काट सकते, कल्टीवेशन नहीं कर सकते, एनिमल्स को ग्रेजिंग नहीं कर सकते। तो इस तरह से जो ट्राइबल पीपल थे, जो पास्टलिस्ट थे, वो भी ब्रिटिश सरकार से नाराज़ हो गए। तो रिलीजियस, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकली एंड मिलिट्री कॉजेज मैंने आपको बताए, ये 1857 के रिवोल्ट को होने के लिए जिम्मेदार कारण है। लेकिन एक जो इमीडिएट कॉज बना जिसने इस 1857 के रिवोल्ट को चिंगारी का काम किया, भड़काने का काम किया, वो थी रॉयल एनफील्ड राइफल एंड अ कार्ट्रिज विच वॉज मेड अप ऑफ काउ एंड पिग फैट। 10 मई 1857 की ये क्रांति शुरू होने का जो तत्कालिक कारण बना, जो इमीडिएट कॉज बना, वो था एक कार्ट्रिज और रॉयल एनफील्ड राइफल। बात कहाँ से शुरू होती है? ये बात शुरू होती है बंगाल से। उस समय बंगाल भारत में ही के ही नक्शे में था, भारत की टेरिटरी में था। तो वहाँ दमदम से एक रूमर स्प्रेड हुआ कि ये जो राइफल है और इसके अंदर जो कार्ट्रिज यूज होती है वो काऊ और पिग के फैट से बनी हुई है।
ये बात जब बैरकपुर छावनी पहुंची, बैरकपुर जो आज के तत्कालीन पश्चिम बंगाल में है, वहाँ एक सिपाही जो रिलीजियसली पंडित थे, उनका नाम था मंगल पांडे। 29 मार्च 1857 जब उनको पता चला कि ये काऊ और पिग के फैट से बनी हुई कार्ट्रिज है, तो उन्होंने इस्तेमाल करने से मना कर दिया। और जब ब्रिटिश ऑफिसर्स ने उनको फोर्स किया तो उन्होंने उन दोनों को गोली मार दी। और ये बात पहला कारण बनेगी 1857 की क्रांति के शुरू होने का। दोस्तों, आज हमने ये कुछ कारणों के बारे में पढ़ा जो 1857 के रिवोल्ट को ट्रिगर करने के लिए जिम्मेदार थे, जिनका अफेक्ट पड़ा और जिनके कारण डिसकंटेंटमेंट क्रिएट हुआ और लोग विभिन्न सेक्शन से तैयार बैठे थे ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के लिए, उनके खिलाफ रिवोल्ट करने के लिए। और ये इमीडिएट कॉज जो मैंने आपको बताया, इसके बाद विभिन्न सेगमेंट, पीजेंट्स, वर्कर्स, लोकल रूलर्स, सभी इस रिवोल्ट को ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह ये रिवोल्ट कहाँ से शुरू हुआ और कैसे इसका फैलाव हुआ, और उत्तरी और मध्य भारत में किस तरह अलग अलग रूलर्स ने और अलग अलग लीडर्स के लीडरशिप में ये पूरे भारत में फैला। और उसके बाद हम देखेंगे उसके नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे ये रिवोल्ट फेल हो गया। सी यू फ्रेंड्स।